हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3.11 सरल आकलन। इस वीडियो लेसन में आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने अनुमान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। किन्हीं समस्याओं को सरल करने के लिए हम अपने अनुमान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग जोन। और इस वीडियो लेसन में जो हमारा सरल आकलन करके जो हमारी पाठ्य वस्तु है, इस पर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार। कई बार हम वस्तुओं की सही संख्या को नहीं जानते और न ही उनकी आवश्यकता होती है, और एक अनुमान ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त होता है। कभी कभी हमारा अनुमान ही काफ़ी होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के मुख्य अध्यापक आपके विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की सही संख्या जानते हों। संभवतः आप केवल अनुमानित संख्या ही जानते होंगे। आपके विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं लगभग 150, 400, 1000, यानी इनमें से कोई भी संख्या आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की हो सकती है। परोमिता की एक कक्षा में 32 बच्चे हैं। उनकी कक्षा के दो अन्य विभागों, जिसको सेक्शन कहते हैं, में एक में 29 और एक में 35 बच्चे हैं, यानी 3 सेक्शन है। एक में 32 हैं, एक में 29 हैं, एक में 35 हैं। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी कक्षा में लगभग 100 बच्चे हैं। कक्षा मतलब उनको जोड़ा नहीं, उसने एक मोटा अनुमान लगाया। 30 से ऊपर की संख्या है सब, तो लगभग लगभग 100 बच्चे हैं। तो ऐसी जगह हम लगभग कहते हैं। जहाँ पर एकदम फिक्स नहीं होता है तो वहाँ पर हम लगभग लगाते हैं, मतलब कुछ से कुछ कम या कुछ ज़्यादा इस संख्या से, ये इसका अनुमान है। कक्षा 6 के साथ उसके स्कूल में कक्षाएं 7 से 10 सभी हैं तथा प्रत्येक कक्षा में 3 भाग हैं। मतलब कक्षा 7 से तो है ही है, उसके अलावा 7 से 10 तक और कक्षाएं भी हैं, और हर कक्षा में 3 सेक्शन हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या समान है और लगभग लगभग सब में समान है, और आकलन किया कि उनके विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 500 है। अब कितनी कक्षाएं होगी? 10 तक की कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हो गई। एक कक्षा में 3 सेक्शन हुए तो 5 कक्षा में 15 सेक्शन हो गए, और एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 15 में 15 या 45, लगभग 450। ठीक है, उसके पास में 500 है, तो 500 की संख्या का उसने अनुमान लगाया। तो इसके बाद पता लगाने की बात है। आइए पता लगाएं। अब हम कुछ सरल आकलन करेंगे। यह एक मनोरंजक अभ्यास है और इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं को जानकर प्रसन्न होंगे। याद रखिए, दिए गए प्रश्नों के लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं है। अपने आकलन के तरीके को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि एकदम सही उत्तर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आकलन चाहिए, कि आपने एक मोटा अनुमान लगाना है। तो प्रश्न आगे है। अब प्रश्न है पहला, आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम। जब हम कोई दूरी तय करते हैं तो उसको कदमों में भी माप सकते हैं। तो ये प्रश्न है इसमें, जिस स्थान आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ से उठ के आप अगर कक्षा के दरवाजे तक जाएंगे तो आप कितने कदम चलेंगे, ये अनुमान आपने बताना है कि लगभग कितने कदम होंगे। तो आप कमरे से बाहर बरामदे में भी बैठे हो सकते हैं, फील्ड में भी बैठे हो सकते हैं, तो आपको अपना अपना अनुमान लगाना है। माना आप फील्ड में बैठे हैं तो फील्ड से चलकर कक्षा के दरवाजे तक जाने में आपको हो सकता है 50 कदम लगे, और अगर आप बरामदे में बैठे होंगे तो आप 5-7 कदम में भी कक्षा के दरवाजे में पहुंच जाएंगे। विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक, जो विद्यालय का मैदान है जहाँ पर से हम एक चलना प्रारंभ करते हैं इस सिरे से, तो यहाँ से इसके चारों ओर चल के यहाँ से यहाँ पहुँचने तक हमें कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। अब हो सकता है मैदान बहुत बड़ा हो या मैदान थोड़ा छोटा हो, तो इसमें हमें कम से कम 2000 कदम भी लग सकते हैं और 500 कदम भी लग सकते हैं अगर छोटा है। तो यह मैदान पर निर्भर है कि मैदान कितना बड़ा है। फिर है कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक। विद्यालय के दरवाजे का मतलब है जो विद्यालय का गेट है बाहर। तो कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक आप कितना चल सकते हैं? हो सकता है 100 कदम पर हो, ये हमारा एक अनुमान है। हो सकता है 150 कदम पर भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा फील्ड है सामने तो, या फिर
50 कदम पर भी हो सकता है। और आपके विद्यालय से आपके घर तक, अब विद्यालय और घर की दूरी तो होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ विद्यालय से घर तक की दूरी कितनी हो सकती है ये आपको कदमों में बताना हो सकता है। आपका घर नज़दीकी होगा तो आप 1000 कदम में भी पहुँच सकते हैं, और ज़्यादा दूर है तो 5000 कदम भी लग सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा दूर है तो इससे ज़्यादा दूर थोड़ा हो भी सकता है, और अगर इससे ज़्यादा दूर है तो आपको 7000 भी कदम लग सकते हैं। तो आपका ये अनुमान है। इसके लिए आपको पहले एक अपना सेंस भी बनाना पड़ेगा। आपको नाप के देखना पड़ेगा कि कदमों से चलने पर हम कितने कदम में इस स्थान से उस स्थान पर पहुंचते हैं। तो उसके बाद फिर आपको अनुमान लगाना आ जाएगा कि कदम जब यहाँ से वहाँ पहुँचने में, यानी विद्यालय के बरामदे से कक्षा के दरवाजे तक पहुँचने में मुझे 15 कदम लग रहे हैं, तो 15 कदम की दूरी इतनी होती है। तो उसी के अनुसार से हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आपके द्वारा आँखों के झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या 1 मिनट में। 1 मिनट में आप कितनी बार पलक झपकाते हैं, इसका एक अनुमान आपने देना है, और आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या और सांसों की संख्या का अनुमान भी एक देना है। तो हम आपकी उम्र का बच्चा लगभग हम अंदाज से कह सकते हैं कि 17 बार पलक झपकाता है, 17 बार, और सांसों की संख्या लगभग 35 होगी। तो ये हमारा एक अनुमान है, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। और उसके बाद 1 घंटे में, अब 1 घंटे का पूछ रहा है तो 1 घंटे का पूछ रहा है तो अब हमें क्या, ये तो 1 मिनट का था, अब 1 घंटे का बताना है तो इसको हमने क्या करना होगा, गुणा करना होगा, और गुणा करना होगा 60 से। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं कितनी सांसें ले रहे हैं, 35 सांस कितने में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 35 सांस ले रहे हैं। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी लेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे 60 से। शून्य का शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य, और 6 3 18, और 3 21, 2100 सांस 1 घंटे में लेंगे। अब इसके बाद ये कह रहा है कि पलक कितना झपकाएंगे। जब हम 1 मिनट में 17 बार पलक झपका रहे हैं तो फिर 60 मिनट में कितनी बार झपकाएंगे, गुणा कर देंगे इसको भी, शून्य 7 छक 42, और 4 6 एकम 6 4 10, 1020 बार लगभग पलक झपकाएंगे। और उसके बाद फिर कह रहा है कि 1 दिन में, अब 1 दिन का पूछा, पहले 1 मिनट का था, फिर 1 घंटे का, अब पूछा 1 दिन में। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं ये हमें पता है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपको पता होगा ये। तो 24 घंटे में वो कितनी सांस लेगा और कितनी बार पलक झपकाएगा। तो इसको हम 24 से गुणा करेंगे, 1 दिन बराबर 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार, इसको हम 24 से गुणा कर लेते हैं, और इसको भी 24 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी सांसें लेता है पता चलेगा। तो 24 से अगर हम 2100 को गुणा करते हैं तो 0 0, 24 एकम 24, और 24 दूनी 48, 2 50, यानी 50,400 सांस वो 1 दिन में लेता है। और पलक झपकाने का देखें तो 24 शून्य की शून्य, 24 दूनी 48, और इधर शून्य है तो पूरा 48 आएगा, 24 एकम 24, 24,480 बार पलक झपकेगी। तो ये है 1 दिन का हिसाब। और ये 60 मिनट नहीं, 60 मिनट हाँ, यानी 1 घंटा, इसको हम कहेंगे 1 घंटे में। 1 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन, तीनों का मोटा हिसाब हमने निकाल लिया है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। आप जैसे सांस लेने का अंदाज़ कर सकते हैं, घड़ी में टाइम देखकर आप कितनी बार सांस ले रहे हैं नॉर्मल स्थिति में, तो उसका आप अंदाज़ भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा है, अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हज़ार है और 10,000 से अधिक है। अब 2 चीज़ें इसने पूछी हैं। एक तो अब हमारे आसपास ऐसी संख्या जिसमें कुछ हज़ार की संख्या हो। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ हज़ार संख्या, जैसे कहीं पर
कोई सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि मीटिंग में 5,000 लोग थे या 2,000 लोग थे, तो ये कुछ हज़ार में आ जाएगा। अगर बड़ी मीटिंग हो रही है जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं या कोई नेता की भाषणबाजी हो रही है, तो उसमें हम कह सकते हैं अरे बहुत लोग हैं, 20,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं या 15,000 लोग थे मीटिंग में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा गाड़ियों के लिए भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस रोड में हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं दिन में, ऐसे भी हम बता सकते हैं। तो ये आपने अनुमान से ये भी बताना है और ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जहाँ पर लगभग लगभग इतनी संख्या। पेड़ों के बारे में कह सकते हैं इस जंगल में तो 15,000 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो उत्तर का आकलन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर का आकलन हमने करना है। इसमें आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक में शब्दों की संख्या, और शब्दों की संख्या कितनी होगी? 5,000 से अधिक, 5,000 से कम। जो हमारी गणित की किताब है इसमें कम से कम कितने शब्द होंगे? तो अब किताब में आप अगर एक पन्ने का हिसाब भी लगाओगे तो इसमें 100 शब्द लगभग आते हैं। तो इसमें तो ये तो बड़ी किताब है, तो इसमें 5,000 से अधिक शब्द ही होंगे। तो इसको ये हमारा सही है अनुमान के अनुसार। और आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक, 200 से कम। आपके विद्यालय में अगर बच्चे बस से आते हैं तो उनकी संख्या 200 आपको देना है अपना अनुमान। आपके विद्यालय में अगर बस चलती है, उससे बच्चे आते हैं, तो आपको एक अंदाज़ लगा के देना है कि 200 बच्चे आते हैं या 200 से अधिक आते हैं। और अब सभी अगर बड़ा स्कूल है तो सभी बच्चे बस से भी नहीं आते हैं, कुछ लोग खुद ही पैदल चल के आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ के घर वाले बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बस से आते हैं जिनका दूर पड़ता है। तो वो कितने होंगे लगभग बसों की संख्या को देखते हुए, एक बस में कितने बच्चे आते हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ लगा के इसको बता सकते हैं। तीसरा है, रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपया है। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? अगर आप सहमत हैं तो कैसे, और नहीं हैं तो क्यों? तो अब यहाँ पर कस्टर्ड बनाने की बात है तो हमें दूध खरीदना पड़ेगा और 2-3 प्रकार के हमने फल खरीदने हैं। तो दूध भी आजकल महंगा है और कितने लोगों के लिए बनाना है? 5 लोगों के लिए। 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो अगर हमें 1 लीटर दूध भी खरीदना है तो दूध क्या होगा? 50-60 रुपए का तो दूध ही आएगा। उसके बाद हमें कस्टर्ड बनाने के लिए 3 प्रकार के फल चाहिए, फल महंगे हैं, तो इसमें ये संभव नहीं है। तो इससे हम सहमत नहीं हैं। इसका उत्तर होगा सहमत नहीं है। सहमत नहीं, क्यों? क्योंकि 100 रुपये में इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए हम कम से कम उसमें 200 रुपये लगेंगे। तो इसमें हम सहमत नहीं हैं, हमारा अंदाज़ है ये। बाकी आप अपने अंदाज से इसका हल लिख सकते हैं। गांधीनगर गुजरात में और कोहिमा नागालैंड में के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत के मानचित्र को देखिए। अभी भारत के मानचित्र में देखेंगे आप गुजरात कहाँ पर है? ये हमारे पश्चिमी भाग में है, गुजरात प्रांत में गांधीनगर, और कोहिमा है नागालैंड में। पूरब की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कोहिमा शहर मिलेगा। तो इसकी ये भारत के एक पूर्वी भाग में है, एक पश्चिमी भाग में है, तो इसकी दूरी बहुत अधिक है। तो इसको आपने आकलन करना है, लगभग 3,000 किलोमीटर इसकी दूरी हो सकती है। 3,000 किलोमीटर आप अंदाज से लिख सकते हैं, फिर देख के लिख सकते हैं। इसके बाद है, शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13,000 घंटे व्यतीत किए हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? अब 13,000 घंटे विद्यालय में उसने व्यतीत किए हैं, ये कह रही है कक्षा 6 में आने के बाद। तो इससे हम सहमत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बच्चा एक दिन में विद्यालय में कितने घंटे रहता है? एक दिन में करीब 5 घंटे विद्यालय में रहता है छात्र। कितने घंटे रहता है? 5 घंटे। एक मोटा अंदाज बनाने के लिए कर रहे हैं।
तो अगर वो 5 घंटे विद्यालय में रहता है तो एक साल में लगभग 240 दिन विद्यालय खुलता है। कभी 10 दिन कम भी हो सकता है, 10 दिन ज़्यादा भी हो सकता है। एक मोटा अनुमान है इसके आसपास। तो अब एक दिन में 5 घंटे रहता है तो 240 दिन में कितने घंटे रहा? अगर वो रोज़ भी विद्यालय जाती है और 240 दिन विद्यालय खुलता है, तब 5 से गुणा कर देंगे, 5 शून्य की शून्य, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, तब भी 1200 घंटे ही बन रहे हैं। तो अभी तो उसका साल पूरा होना बाकी है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो 13,000 घंटे उसने विद्यालय में व्यतीत कर दिए। और एक साल भर भी वो उपस्थित रहती है तब भी 1200 घंटे ही बनते हैं, 1200 घंटे बनेंगे। तो हम उससे सहमत नहीं हैं, ये इसका उत्तर होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि कक्षा 6 में मतलब एक ही कक्षा में बच्चा इतने घंटे नहीं रह सकता है, और पूरे साल भर में स्कूल 1200 घंटे ही, अगर पूरे साल भर भी बच्चा रहेगा तो 1200 घंटे ही उपस्थित रहेगा। तो जो सहमत नहीं है। और क्यों नहीं है आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल रहने पर, एक साल रोज उपस्थित रहने पर भी 1200 घंटे ही बनते हैं। तो ऐसे हम इसका उत्तर लिख लेंगे। तो उसके बाद छठा प्रश्न है, अब पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं, आपको निम्न स्थानों पर जाने में लगभग कितना समय लगेगा? अगर आप पैदल चलते हैं सामान्य गति से तो आपको कितना समय लगता? ये आपको अनुमान में बताना है। आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान तक, अगर आप अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से अपने एक पसंदीदा स्थान तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब आपका पसंदीदा स्थान हो सकता है आपकी नानी का घर, तो आपको अपनी नानी के घर जाने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। अगर नानी का घर 5 किलोमीटर दूर है तो 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। अगर 10 किलोमीटर दूर है तो लगभग 2 घंटे लगेंगे। अगर 15 किलोमीटर दूर है तो 3 घंटे लग सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना एक मोटा अनुमान बना सकते हैं कि आपकी नानी का घर आपके घर से कितना दूर है। अगर 1 किलोमीटर है तब तो आप 15 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। और आपका पसंदीदा स्थान विद्यालय हो सकता है। विद्यालय माना 2 किलोमीटर है तो 10 मिनट में नहीं 20 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये आपका ही मोटा अनुमान हो सकता है। और दूसरा, आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक, आप जहाँ पर अभी हैं वहाँ से जो आपका पड़ोसी राज्य है, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है हमारा सबसे नज़दीकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगर हमें लखनऊ तक पहुँचना है तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ तक पैदल चलना भी थोड़ा कठिन है। और अगर हम पैदल चल के जाएंगे भी तो लगभग कब पहुँचेंगे? 2 दिन का समय हमें लग जाएगा। 2 दिन पैदल चलने पर, ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो 2 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर है, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक, भारत का नक्शा आपने देखा होगा, और दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक अगर हमने जाना है तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 1 महीने का टाइम लग जाए, 1 माह का, और 1.5 महीना भी लग सकता है। तो क्योंकि काफ़ी दूर है तो इसलिए हमें 1 महीना कम से कम इसमें लग जाएगा पैदल चलने पर। तो 7वां है, आकलन के कुछ प्रश्न बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। और आपने भी कुछ ऐसे प्रश्न बनाने हैं और अपने सहपाठियों से पूछना है कि आप विद्यालय से घर तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, कितने कदम आप चलेंगे। ऐसे ही आप अपनी नानी के घर कितने समय में पहुंच जाते हैं और वहाँ कितना किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इस तरह से कई सवाल आप भी बना के इसको कर सकते हैं। धन्यवाद आपको, आप वीडियो में बने रहे और आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और उसके साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।